हम लोगों ने लास्ट वीडियो तक बिजनेस स्टडी में बात की थी कि कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी बनाने के क्या फ़ायदे हैं पब्लिक कंपनी की कंपैरिजन। आज हम इसकी केस स्टडी की बात करेंगे। पूनम गांधी की बुक से हम कर रहे हैं, पेज नंबर 79। भारत लिमिटेड was promoted in 2005 by a group of 5 friends. As business of the company has grown considerable over the year, its management is now planning to convert it into a public company and raise funds through public subscription of funds for expansion projects. State any four privileges that company will have to forego to convert in public limited company. ये कहना चाह रहा है कि 4 लोग, भारत प्राइवेट लिमिटेड को प्रमोटेड किया गया, 2005 में बनाया गया। 4 लोगों ने मिलकर इसको बनाया, ठीक है। 4 दोस्त, 5 फ्रेंड्स ने इसको मिलकर बनाया। जो बिजनेस था कंपनी का वो धीरे धीरे क्या हुआ, बढ़ने लगा पिछले कुछ सालों में, ठीक है। तो कंपनी के मैनेजमेंट ने प्लानिंग की इस बिजनेस को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर दिया जाए। इनकी पहले कैसी कंपनी थी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, मतलब प्राइवेट कंपनी थी। अब इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये पब्लिक कंपनी में। अब वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन कौन से बेनिफिट इनको नहीं मिलेंगे जो प्राइवेट कंपनी को मिलते हैं, पब्लिक कंपनी को नहीं मिलते। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी के कंपैरिजन में कौन कौन से बेनिफिट मिलते हैं। वो बेनिफिट अब इनको नहीं मिलेंगे। जैसे कि फर्स्ट बेनिफिट था कि जब प्राइवेट कंपनी को फॉर्म किया जाता है तो कम से कम 2 व्यक्ति चाहिए, पब्लिक कंपनी के लिए 7 लोगों की आवश्यकता होती है। अब जब इसको प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट किया जाएगा तो कम से कम कितने लोगों की आवश्यकता होगी, 7 लोगों की। तो पहला बेनिफिट इनका खत्म हो जाएगा। सेकंड बेनिफिट था कि अगर पब्लिक कंपनी को चलाना हो तो कितने डायरेक्टर्स चाहिए, 2। प्राइवेट कंपनी को चलाना हो तो कितने डायरेक्टर्स चाहिए, 2। और पब्लिक कंपनी की केस में कितने डायरेक्टर्स चाहिए, 3। तो अब इनको 3 डायरेक्टर्स बनाने पड़ेंगे। पहले कितने डायरेक्टर्स होते थे इनके पास, 2। तो दूसरा इनका बेनिफिट खत्म हो गया। थर्ड नंबर का इनका बेनिफिट था, प्राइवेट कंपनी को इंडेक्स रखने की जरूरत नहीं होती, पब्लिक कंपनी को मेंबर्स की इंडेक्स रखने की जरूरत होती है। तो इस कंडीशन में अब इनको इंडेक्स रखना पड़ेगा, पहले इनको इंडेक्स नहीं रखना पड़ता था। ये बेनिफिट इनका खत्म हो गया, ठीक है। फोर्थ नंबर पे इनका था कि प्राइवेट कंपनी को स्टैच्यूटरी मीटिंग बुलाने की आवश्यकता नहीं होती है, पब्लिक कंपनी को स्टैच्यूटरी मीटिंग बुलाने की आवश्यकता होती है। तो ये बेनिफिट इनका खत्म हो गया। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है, बताइए कौन कौन से बेनिफिट्स इनके खत्म हो गए। तो पिछली वीडियो में जितने भी बेनिफिट्स हमने आपको बताए थे वो सारे बेनिफिट्स आपको लिखने हैं। वो बेनिफिट्स अब प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी बनाने पर वो बेनिफिट्स अब इस कंपनी को नहीं मिलेंगे, ठीक। नेक्स्ट हमारा पॉइंट चलेगा, बुक में जो डिफरेंसेस दे रखे हैं प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, इन सारी चीज़ों में जो डिफरेंसेस दे रखे हैं वो डिफरेंसेस आपको खुद पढ़ने, ठीक है ना। कोई डाउट होता है तो हम उससे डिस्कस करेंगे। अब बात आएगा फॉर्मेशन ऑफ ए जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। आप पीछे देख पा रहे होंगे, बुक का पेज आपको नजर आ रहा होगा, आप उसको भी देखते चलो, मेरी बात भी सुनते चलें और एक एक पॉइंट को समझते चलो, ठीक है। इसको आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है, सब सारी चीज़ें समझनी है, क्लियर। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी हैज़ टू फॉलो ए सर्टेन स्पेसिफाइड लीगल प्रोसीजर for its formation, plan, action and conscious efforts are required। कौन कौन सी लीगल फॉर्मेलिटीज, कौन कौन से एक्शंस लेने पड़ेंगे एक जॉइंट स्टॉक कंपनी को बनाने के लिए, इसके बारे में हम डिस्कस करें। पहला, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेज। फिर कौन कौन सी स्टेज होंगी, सबसे पहला प्रमोशन, सेकंड नंबर पे इनकॉर्पोरेशन, पहले नंबर पे प्रमोशन, सेकंड नंबर पे इनकॉर्पोरेशन, थर्ड नंबर पे लीगल सब्सक्रिप्शन स्टेज, फोर्थ नंबर पे कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो इस किसी भी कंपनी को बनाने के लिए 4 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट प्रमोशन, सेकंड नंबर पे कैपिटल सब्सक्रिप्शन, पहले नंबर पे आपका प्रमोशन, सेकंड नंबर पे आपका इनकॉर्पोरेशन, थर्ड नंबर पे आपका बिजनेस कमेंसमेंट, चौथे नंबर पे आपका पब्लिक या इसको बोल सकते हैं कैपिटल सब्सक्रिप्शन। तो 4 स्टेप्स के हो गए। चारों स्टेप आपको डिटेल में पढ़ने। सबसे पहला था प्रमोशन। प्रमोशन क्या होता है आप पीछे देख पा रहे होंगे, इसको भी आप हेड टू हेड पढ़ते चलें वीडियो में। जो आपको पीछे मेरे से बोर्ड पे जो दिखाई दे रहा है इसको भी आप पीछे देखते हैं। बुक का जो पेज है वो आपको हाईलाइट हो रहा होगा, आप इसको भी देखते चलें, ठीक है।
Promotion stage includes all the steps right from compensation of idea of starting the company till it is formed. It is the process of planning and organizing all the resources required to form a company. Promotion involve the discovery of business idea. The most important point, प्रमोशन में क्या होगा, एक व्यक्ति घर पे बैठा होगा और वो सोचेगा कि मुझे कंपनी बनानी है, तो सबसे पहला स्टेप होता है प्रमोशन का आइडिया। आपके माइंड में जिस दिन आइडिया आया कि मुझे कंपनी बनानी है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्रमोशन। कंपनी के प्रमोशन का सबसे पहला स्टेप, ठीक। इसके बाद इट्स इन्वेस्टिगेशन एंड असेंबलिंग नेसेसरी रिसोर्सेज टू सेट अप द बिजनेस। अब मेरे मन में आइडिया आया मुझे कंपनी बनानी है, इसके लिए मैं क्या करूँगा, नेसेसरी रिसोर्सेज को इकट्ठा करूँगा, ठीक है। असेंबलिंग का मतलब इकट्ठा करना। इन्वेस्टिगेशन करूँगा कि मुझे ये रिसोर्सेज मिलेंगे कहाँ से, और जब मैं इन्वेस्टिगेशन कर लूँगा तो उन सारे रिसोर्सेज को क्या करूँगा, इकट्ठा करूँगा कि मुझे बिजनेस चलाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, उन चीज़ों को मैं इकट्ठा कर लूँगा, ठीक है। इसके बाद द पर्सन हु परफॉर्म ऑल द एक्टिविटी ड्यूरिंग द प्रमोशन स्टेज नोन एज प्रमोटर। जो व्यक्ति प्रमोशन एक्टिविटी की सारी स्टेज को पूरा करता है उसको बोलते हैं हम प्रमोटर। वेरी मोस्ट पॉइंट, प्रमोटर कौन था, ए पर्सन हु fulfill the all activity and or perform the all activity of the promotion stage known as promoters। clear? promoter कौन होता है, ऐसा व्यक्ति जो प्रमोशन स्टेज की सारी एक्टिविटीज को पूरा करता है, वो प्रमोटर कहलाता है, ठीक है। मालिक नहीं होता है प्रमोटर, केवल प्रमोटर बोलते हैं, मालिक नहीं होता, कंपनी का कोई मालिक नहीं होता, ठीक है ना। द प्रमोटर कंसीव द बिजनेस आइडिया एंड टेक ऑल इनिशिएटिव टू फ्रॉम ए कंपनी। प्रमोटर कौन होता है, उसके मन में आइडिया आता है बिजनेस को कंपनी बनाने का, और सारे के सारे इनिशिएटिव लेता है प्रमोटर। वो सारी की सारी एक्टिविटी को क्या करता है, परफॉर्म करता है कंपनी बनाने तक, ठीक है। द प्रमोटर कैन बी एन इंडिविजुअल, ए ग्रुप ऑफ पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन। प्रमोटर कौन हो सकता है, एक व्यक्ति हो सकता है, एक ग्रुप हो सकता है, एक इंस्टीट्यूशन हो सकता है, पर्सन्स का ग्रुप हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई भी हो सकता है प्रमोटर। या तो आर्टिफिशियल पर्सन हो या कैसा पर्सन हो, नेचुरल पर्सन हो, कोई भी व्यक्ति प्रमोटर हो सकता है। एक इंसान हो सकता है, या कोई कंपनी प्रमोटर हो सकती है, कोई फर्म प्रमोटर हो सकती है, 10-20 लोगों का ग्रुप भी प्रमोटर हो सकता है, कोई भी प्रमोटर हो सकता है, ठीक है। इंडिविजुअल कहते हैं अकेले व्यक्ति को, ठीक है। इसके बाद प्रमोटर परफॉर्म द फंक्शंस, फॉलोइंग फंक्शंस, दीज फंक्शन आर ऑल्सो नोन एज स्टेप इन द प्रमोशन स्टेज। प्रमोशन स्टेज के कौन कौन से स्टेप्स होंगे, प्रमोशन की स्टेज में कौन कौन से प्रमोशन स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। फर्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। सबसे पहले हम सोचेंगे कि बिजनेस करना किस चीज़ का है। भाई बिजनेस करने के लिए सबसे पहले आपके मन में आएगा कि किस चीज़ का बिजनेस करूँ, क्या अपॉर्चुनिटी मेरे एरिया में, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है बिजनेस को करने की। सारी अपॉर्चुनिटीज़ को क्या करूँगा, आइडेंटिफाई करूँगा। सबसे पहला स्टेप है प्रमोशन का, आइडेंटिफाई द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। देखिए, द प्रमोशन स्टेज बिगिंस with the discovery of an idea to set up a business. It can be an idea to set up a new business or an idea to expand the existing business. ये जो आइडिया है वो दो तरह से आ सकता है आपके माइंड में, या तो मैं नया बिजनेस सेटअप करूँ या अपने ही बिजनेस को एक्सपेंड करूँ, उसको बढ़ाऊँ। दो तरह से आपके माइंड में आइडिया आ सकता है प्रमोटर, ठीक है। द प्रमोटर identifies the probability of idea by analyzing the opportunity available in area। तो प्रमोटर होगा वो आइडेंटिफाई करेगा प्रोबेबिलिटी को, वो देखेगा कि अगर मैं इस बिजनेस को करूंगा तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा, ये होता है प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। तो वो क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा प्रोबेबिलिटी को बाय एनालाइजिंग द अपॉर्चुनिटी अवेलेबल इन एरिया। एनालाइज करेगा उस एरिया में इस बिजनेस को लेके कितनी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप जंगल में जाके रेस्टोरेंट खोलोगे तो नेचुरल सी बात है बंदरों के अलावा कोई आने वाला नहीं है उसमें। तो हम ये भी देखेंगे कि जिस एरिया में बिजनेस चलाने की सोच रहा हूँ उस एरिया में उस बिजनेस की रिक्वायरमेंट कितनी है, वहाँ कैसी अपॉर्चुनिटीज है उस बिजनेस को करने के लिए, और उस बिजनेस को अगर मैं उस एरिया में चलाऊँगा तो मेरी प्रोबेबिलिटी कैसी होने वाली है, ठीक है। द प्रमोटर ऑल्सो एनालाइज द वेरियस रिसोर्सेज। प्रमोटर क्या करेगा, वेरियस रिसोर्सेज को एनालाइज करेगा। बिजनेस चलाने के लिए तो बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए, उन सारे रिसोर्सेज को एनालाइज करेगा। अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड, कितने पैसे की जरूरत है, इसको एनालाइज करेगा। भाई बिजनेस चलाने के लिए बहुत पैसा चाहिए, और पैसा कितना चाहिए इसको एनालाइज करेगा प्रमोटर, भाई कितना पैसा लगाना पड़ेगा। एंड द डिग्री ऑफ रिस्क इन्वॉल्व, और ये देखेगा कि बिजनेस चलाने में कितनी रिस्क है।
डिग्री ऑफ रिस्क का मतलब कितनी रिस्क की मात्रा कितनी है, रिस्क कितनी है, ये इस बात का पता लगाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट हुआ प्रमोशन का, आइडेंटिफाई ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। क्लियर है, ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। आप पीछे देख पा रहे होंगे बोर्ड में, साथ के साथ पढ़ते चलें और साथ ही साथ मेरी बात सुनते चलें। सेकंड, फिजिबिलिटी स्टडीज। ये फिजिबिलिटी स्टडी होती क्या है? आफ्टर एनालाइजिंग all the concept related to idea discovered, the promoter starts doing detailed investigation to give practical shape of the idea। सबसे पहले पॉइंट में मैंने अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता लगा लिया। अब मुझे लगा कि ठीक है यार, प्रॉफिट अच्छा है, इतना कैपिटल लगाना पड़ेगा, एरिया में बिजनेस चल जाएगा, सारी चीज़ें मैंने सोच ली। अब वो अपने इस आइडिया को क्या करेगा, मूर्त रूप देने की कोशिश करेगा, अपने इस आइडिया को प्रैक्टिकल शेप देने की कोशिश करेगा। अब वास्तविकता में बिजनेस सेटअप करने की कोशिश करेगा। पहले पॉइंट में तो केवल उसने सोचा था कि मैं बिजनेस करूं या नहीं करूं। अब वो बिजनेस करने की सोच उसकी कंप्लीट हो गई। अब वो बिजनेस करने की तरफ अग्रसर हो गया, फॉरवर्ड हो गया, ठीक है ना। ही डज डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन रिगार्डिंग कॉस्ट। अब वो डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेगा कि अब मेरी बिजनेस को चलाने के लिए मेरी लागत कितनी आएगी, कितने की ज़मीन खरीदूंगा, कितने में उसकी बिल्डिंग बनेगी, कितने रुपए में लेबर आएगी, मटेरियल कितने रुपए में आएगा, संसाधन में कितने रुपए में इकट्ठा करूंगा, कॉस्ट कितनी आएगी, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्शन प्रोसेस, डिमांड ऑफ प्रोडक्ट एटसेट्रा। वो इन सारी चीज़ों की डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेगा कि मेरी कॉस्ट कितनी आएगी, कॉस्ट आने के बाद मुझे प्रॉफिट कितना होगा, प्रोडक्शन की प्रोसेस क्या होगी, मैं जो माल बनाऊंगा, प्रोडक्शन करूंगा, उसको किस प्रोसेस से बनाऊंगा, टेक्निक कौन सी होगी। साथ में वो ये भी देखेगा मार्केट में मेरे समय जो प्रोडक्शन करूंगा उसकी डिमांड कितनी है मार्केट में, ठीक है, मेरा सामान बिकेगा कि नहीं बिकेगा, मार्केट में उसकी डिमांड है कि नहीं है, ठीक है। इन सारी चीज़ों की डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेगा। While doing this, the promoter take the help of a specialist or expert such as chartered accountant, engineer, etc. और इस चीज़ के लिए, डिटेल इन्वेस्टिगेशन के लिए वो किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लेगा। मान के चलो उसको बिल्डिंग बनानी है तो इंजीनियर की एडवाइस लेगा। मान के चलो बिजनेस के लिए उसको कॉस्ट डिटरमाइन करनी है, मेरे बिजनेस में कितनी कॉस्ट आएगी और मेरा प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होगी, इसके लिए वो चार्टर्ड अकाउंटेंट की एडवाइस लेगा, ठीक है, एक्सपर्ट की एडवाइस लेगा। द स्पेशलिस्ट मेक एन ऑब्जेक्टिव एनालाइज ऑफ ऑल द डिटेल कलेक्टेड बाय प्रमोटर। अब जो स्पेशलिस्ट होंगे वो ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करेंगे ऑल द डिटेल्स कलेक्टेड बाय प्रमोटर। प्रमोटर ने उसको जो डिटेल कलेक्ट करके दी है उसको ऑब्जेक्टिवली क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। ऑब्जेक्टिवली एनालाइज का मतलब एक एक डिटेल को चेक करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे और उसमें से जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो उसको बता देंगे, ठीक है। द रिपोर्ट्स ऑफ स्पेशलिस्ट हेल्प टू प्रमोटर टू टेक ए डिसीजन रिगार्डिंग द साइज ऑफ बिजनेस। इन एक्सपर्ट की जो रिपोर्ट होगी वो प्रमोटर को हेल्प करेगी ये बताने के लिए कि बिजनेस का साइज कितना होना चाहिए, मेरा बिजनेस कितना बड़ा होना चाहिए, लोकेशन ऑफ प्लांट की लोकेशन क्या होनी चाहिए, अमाउंट ऑफ कैपिटल और बिजनेस में कैपिटल कितनी लगेगी। इन सारी चीज़ों को डिटेल में बताएगा। एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट के आधार पर यह तय किया जाएगा कि बिजनेस में कितने रुपए की कैपिटल की आवश्यकता होगी, बिजनेस का साइज क्या होगा और बिजनेस के प्लांट कहाँ पे लगाया जाना चाहिए, ठीक है। अब फेजिबिलिटी स्टडी में क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा ये देखिए। अब हम देखेंगे फेजिबिलिटी स्टडी में किस किस चीज़ को इंक्लूड किया जाता है। फर्स्ट नंबर पे टेक्निकल फेजिबिलिटी, सेकंड नंबर पे फाइनेंशियल फेजिबिलिटी, थर्ड नंबर पे इकोनॉमिक फेजिबिलिटी, ठीक है। सबसे पहले टेक्निकल फेजिबिलिटी। समटाइम द आइडिया इज गुड बट टेक्निकली इट may not be possible to implement the idea. It may be due to on ability of raw material, non-ability of raw material, inputs, technology, etc. The project is considered technically unfeasible unless the technology or other required inputs can be imported or are available in our country. देखो ऐसा है, हमने मन में सोचा कि हम इस बिजनेस को करेंगे तो सबसे पहले फेजिबिलिटी स्टडी करेंगे कि ये चीज़ संभव है या नहीं है। सबसे पहले देखेंगे टेक्निकल फेजिबिलिटी। टेक्निकल में हम देखेंगे जिस बिजनेस को हम कर रहे हैं वो आइडिया तो बहुत अच्छा है, प्रॉफिटेबल भी बहुत है, बट उस काम को करने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो हमारे देश में अवेलेबल नहीं है, उसको इम्पोर्ट करना पड़ेगा
और इम्पोर्ट के केस में बहुत महंगा पड़ता है, इम्पोर्ट करना इतना आसान नहीं होता। तो हम देखेंगे टेक्निकली संभव है या नहीं है। अगर टेक्निकल संभव नहीं है तो वो बिजनेस हम नहीं करेंगे। ठीक है, सोचो आप, अगर आपसे कहा जाए कि आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिले कि आप 50 किलोमीटर की रोड को 24 घंटे में बना के तैयार करो, तो मेरे हिसाब से इंडिया में अभी पॉसिबल नहीं है। अदर कंट्रीज़ की मैं बात करूँ तो मैं ये पॉसिबल है, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी है। अब कॉन्ट्रैक्ट भी अच्छा है, सब प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत अच्छी है, पर मैंने देखा टेक्निकली ये संभव है या नहीं है, तो मैंने पाया कि वो टेक्निकली संभव नहीं है, तो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं लूँगा, मैं ये बिजनेस नहीं करूँगा। ठीक है, पहले नंबर पर टेक्निकल फेसिलिटी, टेक्निकल में चेक करूँगा टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग वो चीज़ करना संभव है या नहीं। ठीक है, सेकंड नंबर पे फाइनेंशियल फेसिलिटी। फाइनेंशियल फेसिलिटी कहते हैं इट इज रिक्वायर्ड कैपिटल और फंड्स फॉर द बिजनेस आइडिया आर सो लार्ज दैट दिस कैन नॉट बी अरेंज्ड विद इन अवेलेबल मीन, दैट देन इट इज सेड टू बी फाइनेंशियली अनफीजिबल। फॉर एग्जाम्पल, one may have an idea to urbanize the rural area, but the funds required to carry out this idea are so huge that it may not be converted into action plan due to financial unfeasibility। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, फाइनेंशियल फेसिलिटी का मतलब दिखाऊंगा कि मैं जिस बिजनेस को करने के लिए सोच रहा हूँ उसको करने की मेरी हैसियत है या नहीं है, मेरे पास उतना पैसा है या नहीं है। ठीक है, मतलब मैंने सोचा कि मैं किसी ग्रामीण क्षेत्र को शहर की तरह बना दूँ, मैंने प्रोजेक्ट लेना है ग्रामीण क्षेत्र को शहर जैसा बना दूँ, तो उसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत बड़ी मात्रा में कैपिटल चाहिए, और वो पैसा मेरे पास है नहीं, ना मैं अरेंज कर सकता हूँ। तो क्या मैं उस बिज़नेस को कर पाऊँगा कि ग्रामीण क्षेत्र को शहर बनाने का जो मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, मैं क्या उसको कर पाऊँगा? नहीं कर पाऊँगा। मानो मेरी छोटी सी दुकान है, कुछ लाख रुपए का मेरा टर्नओवर है, और मैं सोचूँ रिलायंस जैसी कंपनी खोल लूँ, आइडिया तो बहुत अच्छा है, प्रॉफिट भी बहुत होगा, पर क्या मैं ये खोल पाऊँगा? क्योंकि मेरे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है। तो मैं देखूंगा सेकंड नंबर पे कि मेरी फाइनेंशियल फेसिलिटी कैसी है। पहला देखा मैंने टेक्निकल फेसिलिटी, चलो टेक्नोलॉजी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, काम हो जाएगा, बट मेरी फाइनेंशियल फेसिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है कि मुझे उस बिजनेस को करने के, मेरे पास उस बिजनेस को करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पैसा है या नहीं। सेकंड नंबर पे हम देखते हैं फाइनेंशियल फेसिलिटी। थर्ड नंबर पे इकोनॉमिक फेसिलिटी। समटाइम ए प्रोजेक्ट इज abandoned just because it might not be very profitable. Generally, businessmen prefer to carry on with the idea which are profitable. देखो थर्ड नंबर पे मैं देखूंगा मेरा बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं है। कभी कभी बिजनेसमैन ऐसे प्रोजेक्ट भी करता है जिसमें उसको प्रॉफिट नहीं होता, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि अगर मुझे प्रॉफिट होंगे तो मैं सोचूंगा उसको करने की, और नहीं होंगे तो जनरली बिजनेसमैन उस प्रॉफिट को उस प्रोजेक्ट को करता ही। ठीक है, मैं उस काम को करने की कोशिश करूंगा जिसमें मुझे प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। क्लियर है? इसको बोलते हैं अपन लोग इकोनॉमिक फेसिलिटी। तो हमने तीन तरह की फेसिलिटी का वर्णन यहाँ किया। पहला था हमारा टेक्नोलॉजिकली फेसिलिटी, दूसरा था फाइनेंशियल, तीसरा था इकोनॉमिकल। टेक्नोलॉजिकल में हम देखेंगे टेक्नोलॉजी अवेलेबल है या नहीं है उस काम को करने के लिए। फाइनेंशियल में हम देखेंगे कि फाइनेंस हमारे पास इतना है या नहीं है। इकोनॉमिक में हम देखेंगे हमें उस प्रोजेक्ट को करने पर हम प्रॉफिट होंगे या नहीं होंगे। क्लियर है? ठीक है, ये होता है फेसिलिटी। ठीक है, प्रमोशन के केस में, प्रमोशन स्टेज में सबसे पहला होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, सेकंड नंबर पे होता है फेसिलिटी स्टडी, और इसके बाद पढ़ेंगे नेम अप्रूवल। सेकंड थर्ड नंबर पे हम पढ़ते हैं नेम अप्रूवल। नेम अप्रूवल में आएगा जिस बिजनेस को हम करने की सोच रहे हैं उस बिजनेस का नाम क्या रखें। ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट होता है कि नाम क्या रखें। नाम अट्रैक्टिव भी होना चाहिए, उस कंपनी का नेम अट्रैक्टिव होना चाहिए। सेकंड नंबर पे देखेंगे उस नेम के साथ इंडिया के किसी लीगल साइन का, किसी लीगल नेम का साइन नहीं होना चाहिए। किसी मिलती जुलती कंपनी ऐसा नाम नहीं होना चाहिए। मानो ऐसी रिलायंस के नाम से दूसरी कंपनी रिलायंस खोल दो तो ऐसा संभव नहीं है। तो नाम का डिसीजन, नेम का डिसीजन लेने से पहले हमें बहुत सारी बातों को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखें नेम अप्रूवल में टू कंपनीज कैन नॉट हैव आइडेंटिकल नेम। आइडेंटिकल मतलब समान प्रकार का नेम दो कंपनियों का नहीं हो सकता। इट इज नेसेसरी फॉर एवरी कंपनी टू गेट इट्स नेम अप्रूवल फॉर द रजिस्ट्रार सो दैट इट डज नॉट मैच विद एनी अदर कंपनी नेम। तो देखो किसी भी कंपनी का नाम रखने से पहले उसे कंपनी रजिस्ट्रार से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। इसलिए किसी भी कंपनी का नाम किसी दूसरी कंपनी के नाम के जैसा नहीं होना चाहिए। अगर आप
दूसरी कंपनी के नाम की जैसी कंपनी बनाना चाहती हैं तो आपको इसकी अप्रूवल नहीं मिलेगी, ठीक है। जनरली कंपनी गिव दीज नेम इन ऑर्डर ऑफ प्रियोरिटी टू द रजिस्ट्रार। द रजिस्ट्रार मैच द नेम with the name of other company and if it is not identical then the registrar approve the name। आपको क्या करना, प्रोसेस क्या होता है नेम अप्रूवल का, आप अपने कई सारे नेम सोचोगे मन में, उस नेम को लिख के फॉर्म में भर के आप रजिस्ट्रार को दोगे, रजिस्ट्रार चेक करेगा कि वो नेम जो है वो किसी और कंपनी से मिलते जुलते तो नहीं। जब रजिस्ट्रार आपसे सेटिस्फाई हो जाएगा कि वो नेम किसी और कंपनी से मिलते जुलते नहीं है तो आपको इस बात की नेम की अप्रूवल दे देगा, तो आपकी कंपनी का क्या हो जाएगा कि नेम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसमें आएगा फिक्सिंग ऑफ सिग्नेटरीज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जब कंपनी को फॉर्म किया जाता है तो एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाया जाता है, एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। इस डॉक्यूमेंट में कंपनी की पूरी डिटेल होती है, कंपनी अपना वर्क कैसे कैसे करेगी, क्या क्या वर्क करेगी, कैसे। इसको शॉर्ट इन शॉर्ट बोलूँ, जैसे कभी कोई देश बनाया जाता है तो देश के लिए एक संविधान बनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में सारी चीज़ें, रूल्स रेगुलेशंस लिखे होते हैं कि किसी भी देश की कानून प्रक्रिया कैसे चलेगी। इसी तरह से जब कोई कंपनी बनाई जाती है तो उस कंपनी का एक कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाया जाता है और उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। कंपनी कैसे बनेगी, कंपनी की कैपिटल क्या होगी, कंपनी का नाम क्या होगा, कंपनी का प्लेस क्या होगा, कंपनी के प्रोमोटर्स कौन कौन होंगे, सारी चीज़ें होती हैं कंपनी। इसको काफ़ी सारे पॉइंट्स में डिवाइडेड करके रखा जाता है, ठीक है ना। तो कंपनी का नेम आने के बाद हम फिक्स करेंगे कि कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर सिग्नेटरी अथॉरिटी कौन होगा, उसमें सिग्नेचर करने वाले लोग कौन कौन होंगे। जनरली इसकी सिग्नेटरी अथॉरिटीज होते हैं प्रमोटर्स, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। प्रमोटर्स हैव टू डिसाइड अबाउट द पीपल हु विल बी साइंड ऑन मेमोरेंडम। यूजुअली द सिग्नेचर ऑफ मेमोरेंडम बिकम द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। अब प्रमोटर डिसाइड करते हैं कि कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर कौन साइन करेगा, और जो व्यक्ति सबसे पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे साइन करेगा वो कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर कहलाएगा, ठीक है। प्रमोटर्स आल्सो टेक देयर रिटन कंसेंट टू एक्ट एज डायरेक्टर एंड आस्क देम टू बाय क्वालिफिकेशन शेयर। प्रमोटर्स आपस में रिटर्न में किसी से क्या लेंगे, एक्सेप्टेंस लेंगे कि भाई आप डायरेक्टर बनने को राजी हो। वो रिटर्न में कह देगा ठीक है राजी हूँ। तो डायरेक्टर बनने के लिए कुछ इनको क्या करना होता है, शेयर परचेज करने होते हैं कंपनी के। तो आप शेयर परचेज करने को एग्री हो, इसकी एक्सेप्टेंस ले लेंगे, और जब वो रिटर्न एक्सेप्टेंस दे देगा तो प्रोमोटर्स बोल देंगे कि सबसे पहली सिग्नेटरी अथॉरिटी ये पर्सन होगा जो भी एक्सेप्टेबल होगा। और जो व्यक्ति कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर सबसे पहले सिग्नेचर करेगा वो क्या माना जाएगा, कंपनी का डायरेक्टर, फर्स्ट डायरेक्टर, ठीक है। इसके बाद आएगा अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल। अब कंपनी का डायरेक्टर अपॉइंट हो गया, कंपनी का नेम हो गया, कंपनी बन गई। अब कंपनी चलाने के लिए क्या चाहिए, प्रोफेशनल्स चाहिए। प्रोफेशनल कौन अपॉइंट करेगा, डायरेक्टर अपॉइंट करेगा, ठीक है। देखो, द प्रमोटर अपॉइंट द ब्रोकर्स एंड अंडरराइटर टू एंश्योर द एबिलिटी of capital by sale of a company security, and solicitor are appointed to deal with legal matters of the company. Bankers are appointed to have smooth financial dealing. तो देखो ऐसा है कि प्रमोटर्स ने डायरेक्टर बना दिया। अब डायरेक्टर्स प्रमोटर्स में से एक व्यक्ति डायरेक्टर बनेगा, अब वो अपॉइंट करेगा प्रोफेशनल्स को। बैंक को डील करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट रखेगा, कंपनी लॉ को डील करने के लिए कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करेगा, ठीक है। और अदर मैटर्स को अपॉइंट करने के लिए और कोई एक्सपर्ट अपॉइंट करेगा, और कंपनी की सिक्योरिटीज को सील कराने के लिए ब्रोकर अपॉइंट करेगा, ठीक है। इस ब्रोकर को बोलते हैं अंडरराइटर, ठीक है। इन चीज़ों का अपॉइंटमेंट किया जाएगा। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट क्या था, आइडिया, माइंड में आइडिया आएगा फर्स्ट। देखो प्रमोशन, सबसे पहला कंपनी बनाने में क्या था, प्रमोशन था। प्रमोशन का पहला पॉइंट क्या था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। सेकंड था फेजिबिलिटी स्टडी। तीसरा था नेम अप्रूवल। फोर्थ नंबर पे था फिक्सिंग अप सिग्नेटरी ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, हमने डायरेक्टर बना दिया। इसके बाद हमने एक्सपर्ट्स को अपॉइंट किया। इसके बाद था प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट। सबसे लास्ट में प्रमोशन में करेगा सारे जितने भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको तैयार करवाएगा कंपनी बनाने के लिए। जैसे कि ए प्रमोटर टेक अप द स्टेप टू प्रिपेयर सम लीगल डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी विच हैव टू बी सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार एट द टाइम ऑफ एसोसिएशन इनकॉर्पोरेशन। The common document which are prepared by the promoters are memorandum of association,
आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, prospectus etc. These documents are explained in section 2.5 later. आगे जाके इसको समझेंगे। देखो जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं प्रमोटर्स उनको बनवाते हैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं कंपनी बनाते समय होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स एंड प्रॉस्पेक्टस। 3 चीज़ों की बिना कंपनी नहीं बन सकती। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, इनको बनाने के बाद ही कंपनी का निर्माण संभव है। अब प्रमोशन की स्टेज हमारी कंप्लीट हो गई। प्रमोशन की स्टेज के 6 पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट था आपका क्वेश्चन में आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। सेकंड था फेजिबल स्टडी, इसके अंदर 3 तरह की स्टडी करी हमने, टेक्नोलॉजिकल स्टडी करी, फाइनेंशियल स्टडी करी एंड थर्ड नंबर पे हमने करी इकोनॉमिक स्टडी। इसके बाद था नेम अप्रूवल, इसके बाद था फिक्सिंग सिग्नेटरी अथॉरिटीज़, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कौन सिग्नेटरी अथॉरिटी होंगे। इसके बाद था हमने एक्सपर्ट्स अपॉइंट किए। इसके बाद था प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट। तो आज हमने पढ़ा पूरे प्रमोशन के बारे में। आप इसको दोबारा पढ़ें, बार बार पढ़ें, वीडियो देखें, कोई दिक्कत आए मुझसे कंसल्ट करें फ़ोन। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट इनकॉर्पोरेशन स्टेज को पढ़ेंगे कल वाली वीडियो। ठीक है, सभी बच्चे वीडियो देखें, बार बार इसको देखें, बुक से पढ़ें और इसको समझने की कोशिश करें कि स्टेज क्या हो। ठीक है, थैंक यू।